हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिष्मान। आज हम असम में ब्रिटिश के खिलाफ हुए कुछ विद्रोह और आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। 1826 के यांडाबू संधि के बाद ब्रिटिश ने असम पे कब्जा किया था। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। बाकी राज्य की तरह असम में भी ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन और विद्रोह होने लगे थे। गुमधर कौर और पियोली फुकन ने असम में 1828 में पहला ब्रिटिश विरोधी आंदोलन आरंभ किया था। ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू और टैक्स में बढ़ोतरी के कारण असम के लोग ब्रिटिश से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। लैंड रेवेन्यू के बढ़ोतरी के कारण असम के आनंदराम ढेकियाल फुकन ने 1853 को मॉप मिल्स को एक अर्जी भेजा था। यहाँ पर बताया गया कि लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश जितना ले रहे हैं, किसान का इनकम उससे काफ़ी कम थे। लेकिन तब भी ब्रिटिश ने इसके ऊपर कुछ सिद्धांत नहीं लेने के कारण किसान ने पहला आंदोलन 1861 को शुरू किया, जिसको हम फुलगुरी धवा के नाम से जानते हैं। इससे पहले आइए जानते हैं 1857 के सिपाही विद्रोह में असम का क्या रोल था। 1826 से 1857 तक ब्रिटिश के द्वारा हुए शोषण से असम के लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित हो चुके थे। असम के लोग फिर से ब्रिटिश को हटाकर आहूम का एक राजा बनना चाहते थे। असम में जब विद्रोह आरंभ हुआ तब असम में 2 रेजिमेंट थे, डिब्रूगढ़ से असम लाइट इन्फेंट्री और गुवाहाटी से सेकेंड असम लाइट इन्फेंट्री। असम से सिपाही विद्रोह को लीड किया था मनीराम देवान जी ने। मनीराम देवान का एम था असम को ब्रिटिश से मुक्त करना और आहूम प्रिंस कोंदपेश्वर सिंह को राजा बनाना। जब सिपाही विद्रोह पूरे भारत में शुरू हुआ तब मनीराम देवान कोलकाता में थे। वहाँ पर उनका एक दोस्त था जिसका नाम था मधु मलिक। मधु मलिक के साथ मिलके मनीराम देवान ने ब्रिटिश को असम से कैसे निकाला जा सके उसका षड्यंत्र रचा था। असम से मनीराम देवान को समर्थन देने वाले लोग थे बहादुर गांवड़ा, फरमुद अली, पियोली बरुआ, दूतीराम बरुआ, मायाराम नाजिर आदि। मनीराम देवान का प्लान था कि असम के लोग कोंदपेश्वर सिंह के लीडरशिप में विद्रोह करेंगे और मनीराम देवान कलकत्ता से उन लोगों को हथियार सप्लाई करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को इस बात का पता विद्रोह से पहले ही लग गया। 1857 के सितंबर के महीने में ब्रिटिश के कैप्टन हॉलरेड ने मनीराम देवान के काफ़ी सारे चिट्ठियों को पकड़ा और तुरंत ही कोंदपेश्वर सिंह को पकड़ लिया और अलीपुर जेल में बंद कर दिया। कोंदपेश्वर के बाद ही मनीराम देवान को भी अरेस्ट किया गया। कोर्ट में मनीराम देवान को दोषी पाया गया और 1858 के 26 फरवरी को मनीराम देवान और पियोली बरुआ को फांसी दिया गया। अब आइए जानते हैं असम में सिपाही विद्रोह फेल होने का क्या क्या कारण था। पहला, विद्रोही की संख्या की कमी। मनीराम देवान को सपोर्ट करने वाले लोग सिर्फ जोरहाट और शिवसागर तक ही सीमित था। दूसरा कारण, विद्रोही नेता के पास समय का ज्ञान नहीं था। वो लोग जब तक विद्रोह करते तब तक ब्रिटिश को डिफेंस करने के लिए टाइम मिल चुका था। तीसरा कारण, मनीराम देवान तब कोलकाता में था। कोई संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए वो संदेश आने में काफ़ी टाइम लग जाता। चौथा कारण यह था कि मनीराम देवान और उसके सहयोगी हर एक असम के आदमी को विद्रोही बनाने की कोशिश नहीं किया। नौगांव और गुवाहाटी के लोग इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं करते थे। पांचवा कारण यह था कि वो लोग अपने प्लान को सीक्रेट रखने में असमर्थ हुए थे। छठा कारण था कि विद्रोह के लिए विद्रोहियों के हथियार की कमी। हथियार सप्लाई देने से पहले ही मनीराम देवान पकड़ा गया था। हालांकि इस विद्रोह में ब्रिटिश के हाथों विद्रोहियों का हार हुआ, लेकिन असम के लोगों के मन में एक विद्रोही भाव जागरूक हुआ। असम के हिंदू और मुसलमान लोग एकजुट होकर काम करने लगे थे। 1857 के विद्रोह खत्म होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और शासनभार इंग्लैंड के महारानी के हाथ में गया। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश के अर्थनीति पर बहुत ही बड़ा असर डाला था। अर्थनीति ध्वस्त हो चुकी थी, इसीलिए ब्रिटिश ने असम के लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने लगे।
1858 में पोस्टल टैक्स, 1860 में आयकर, जंगल वुड बेम्बो के ऊपर लाइसेंस टैक्स लेने लगे। ब्रिटिशर ने असम के लोगों से गाय बैल भैंस बकरी चराने के ऊपर भी ग्रेजिंग टैक्स लेने लगे। असम के किसान काफ़ी ज़्यादा नाखुश होने लगे ब्रिटिश के इस कारनामे से। नेचुरल डिजास्टर और पेंडेमिक से हुए नुकसान पर टैक्स पर कोई इजाफा नहीं करते थे। ब्रिटिश से मिले इस हैरेसमेंट से बचने के लिए असम के लोग विद्रोह के लिए एकजुट होने लगे, जिसको पीपुल असेंबली कहा गया। इस असेंबली असम के गांव बुढ़ा डोलोई गुहाई जो समाज के मुखिया थे उन लोगों के द्वारा लीड किया गया है। ये असेंबली गांव-गांव में होने लगे। जाति धर्म के भेदभाव ना होते हुए कोई भी इस असेंबली पर भाग ले सकता था। फुलगुरी धावा 1861 ब्रिटिश के अर्थनैतिक शोषण के विरुद्ध किसानों से किया गया ये पहला विद्रोह था। फुलगुरी नौगांव से निकट एक गांव का नाम था, जहां पे टिवा जनजाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे। यहाँ पर अफीम की खेती ज़्यादा किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश ने शराब बेचना शुरू किया तब अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने लगे। तब टिवा जनजाति के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अफीम की खेती टिवा जनजाति का एकमात्र इनकम सोर्स था। और इस नाखुशी को विद्रोह में बदलने के लिए एक चिंगारी की ही ज़रूरत थी, जो आया जल्द ही जब ब्रिटिश ने बेटेल नट और पान के ऊपर टैक्स लगाने का न्यूज़ सामने आया। 1861 के 17 सितंबर को 1500 से ज़्यादा किसान प्रोटेस्ट के लिए एकजुट हुए। वो लोग फुलगुरी में आकर एक पीपुल असेंबली पे मिले। वो लोग अफीम और बेटेल नट पान से टैक्स हटाने के मांग को एक लेफ्टिनेंट के सामने रखना चाहते थे। उस समय नौगांव का लेफ्टिनेंट था हर्बर्ट स्कोन्स। जब लेफ्टिनेंट को इस मांग के बारे में बताया गया तो लेफ्टिनेंट ने उन किसानों को दुर्व्यवहार किया। तब किसान गुस्से से आग बबूला होने लगे। उन लोगों ने 18 अक्टूबर को 4000 से ज़्यादा लोग एकजुट होकर एक असेंबली किया। तब डिप्यूटी लेफ्टिनेंट सिंगर को उस असेंबली पर भेजा गया। जब सिंगर ने इस सभा का उद्देश्य जानना चाहा तो जनता की तरफ से जाति कलिता ने उन लोगों के मांग को व्यक्त किया। उन लोगों के मांग सुनकर सिंगर नाखुश हुआ और असेंबली छोड़कर जाने का आदेश दिया। किसान हाथ में लाठी लिए हुए थे। सिंगर ने पुलिस को किसानों से लाठी छीन लेने को कहा। तभी इस अफरा दफरी में किसी ने सिंगर के माथे पर लाठी से प्रहार किया। किसानों के द्वारा हुए इस अटैक पर सिंगर की जान चली गई। किसानों ने सिंगर की डेड बॉडी को उठाकर कोलोंग रिवर पर बहा दिया। साथ में आने वाले पुलिस ग्रुप इस घटना को देखकर भाग खड़े हुए। इतिहास में इस घटना को फुलगुरी धावा के नाम से हम जानते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटिश ने लक्ष्मण डेका, संगबर लालोंग, रंगबर डेका और काफ़ी सारे लोगों को फांसी दिया और बहुत किसानों को पकड़ के जेल में रखा गया। लेकिन इस विद्रोह को सफल मनाया गया, क्योंकि इस विद्रोह के बाद से ब्रिटिश ने कभी भी पान और बेटेल नट पर टैक्स नहीं लगाया। पिजन मूवमेंट ऑफ लोअर असम। फुलगुरी धावा के बाद अंग्रेजों ने किसान के मुनाफा हो ऐसा किसी भी व्यवस्था नहीं लिया। 1861 से 69 तक लैंड रेवेन्यू को 25 से 50% तक बढ़ा दिया गया। 1892 में विलियम वार्ड ने लैंड रेवेन्यू को 100% तक कर दिया और ज़बरदस्ती किसानों से छीनने लगे। तब किसानों का गुस्सा बढ़ गया था और 1893 के दिसंबर के महीने में शुरुआत हुआ असम रायत का। असम रायत एक विद्रोह था। कामरूप जिले के रंगिया, लासीमा और दोरंग जिले के
पथरघाट के किसान जनता ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देने का सिद्धांत लिया। ये विद्रोह सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं था, मारवाड़ी महाजन श्रेणी जो किसानों को लोन के रूप में पैसा देते थे, उनके विरुद्ध भी था। पीजन मूवमेंट ऑफ रोंगिया 1893 के 24 दिसंबर को रोंगिया मार्केट लूट केस से इस विद्रोह का आरंभ हुआ था। 30 दिसंबर के दिन रोंगिया और उसके आसपास के बहुत सारे किसान मिलकर रघुनाथ बरुआ जो तहसीलदार थे उसको डिसरेस्पेक्ट करके बहुत सी दुकान को तोड़फोड़ किया और बहुत सी जमीन की फाइल रघुनाथ से छीन लिया। आखिरकार पुलिस को आकर इस सिचुएशन को संभालना पड़ा, लेकिन उस दिन पुलिस के अध्यक्ष रेली ने किसी को गिरफ्तार करने की साहस नहीं जुटा पाया। 1894 के 8 जनवरी को पुलिस ने रेली के परमिशन के अनुसार किसानों को गिरफ्तार किया। तभी रोंगिया में 10 जनवरी को 3000 किसान एकजुट होकर रोंगिया थाना को घेर लिया। डिप्यूटी कमिश्नर मैककेब ने किसानों को वार्निंग दिया कि वहां से हट जाए, लेकिन किसान हटे नहीं थे। उन लोगों का मांग था गिरफ्तार किए हुए आंदोलनकारियों को छोड़ दिया जाए। तब मैककेब उनसे बात करने के लिए आए, लेकिन किसान चिल्लाते हुए थाने के अंदर घुसने का प्रयत्न किया। तभी मैककेब ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। मजबूरन किसानों को वहां से हटना पड़ा, लेकिन किसान के द्वारा हुए इस विद्रोह को सफल माना गया। ब्रिटिश किसान को असेंबली करने के लिए दूर नहीं रख पाए। नौलबारी, बर्मा, बजाली, वहाँ पर जो किसान थे पहले की तरह ही सरकार के खिलाफ एकजुट होने का व्यवस्था वहाँ पर चलता रहा। रिवॉल्ट ऑफ लासीमा रोंगिया के किसान विद्रोह काफ़ी जगह तक फैल चुका था। बर्मा का पीपुल असेंबली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और वहाँ पीपुल असेंबली के लीडरशिप में लाठियाल बाहिनी करके एक संगठन बनाने का कोशिश किया, जो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया था। बोजाली में लासीमा, चौखुटी, पानगांव, सोरथेबारी, पठारकुशी के हजारों किसान ने ज्वाइन किया था। इस एरिया का सबसे बड़ा असेंबली बैठा था पानगांव में। 1894 के 21 जनवरी में होरुखेत्ती के लासीमा का निकट कल्पा गांव में रेवेन्यू कलेक्टर दासूराम चौधरी और होलीराम मिश्र रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। तब उस एरिया के लोगों ने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। कुछ दिनों के बाद रेवेन्यू कलेक्टर की मौत हो गई। बोरपेटा के एसडीपीओ माधव चंद्र बोदलोई ने 75 लोगों को गिरफ्तार किया और उन लोगों को एक रेस्ट कैंप पर ले गया। तुरंत ही 3000 लोगों ने रेस्ट कैंप को घेर लिया और जला देने का धमकी दिया। मजबूरन एसडीपीओ को उन लोगों को छोड़ना पड़ा। पिछले दिन मैककेब ने 30 पुलिस वाले और गुरखा रेजिमेंट के साथ मिलकर 59 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 25 दिसंबर के शाम तक 6000 लोग उन लोगों को छुड़ाने के लिए 6000 लोगों ने एक एप्लीकेशन पे साइन किया, लेकिन मैककेब ने इसको इग्नोर किया और अपना ताकत दिखाते हुए 6000 लोगों को वहां से मार भगाया। उन 59 लोगों में से गोसाई दोलोई जैसे मुखिया भी थे। उन लोगों के कंधों में हल जोतकर जनता को दिखाकर डराया कि आगे जाकर कोई ऐसा विद्रोह ना करे। विद्रोही पुष्पराम कलिता, देवी दत्त शर्मा, जयंती बेज, निर्भजा कलिता, नावचाकू कलिता और मंगलू कलिता को 2 साल की कैद का सजा मिला। पथरघाट रिवॉल्ट उत्तर कामरूप के विद्रोह जब खत्म हुआ ही नहीं था, तब दरंग जिले के मंगलदय के सामने पथरघाट पे किसानों ने विद्रोह आरंभ किया। 1894 के जनवरी महीने तक पथरघाट के किसान टैक्स को लेकर आवाज़ उठाते आ रहे थे और टैक्स देने से भी मना करते आ रहे थे। 26 से 28 जनवरी के बीच में 3 दिन का
असेंबली करके वहाँ पर सभी लोग एकजुट होने की बात थी। लेकिन ब्रिटिश के J.D. एंडरसन को इस बात का पता चल गया। किसान के द्वारा होने वाले इस असेंबली को भंग करने के लिए J.R. बैरिंगटन को भेजा। J.R. बैरिंगटन पुलिस अध्यक्ष थे। पुलिस मिलिट्री की मदद से टैक्स ना देने वाले लोगों से संपत्ति छीने जाने वाले कार्यों के वजह से लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। 200 लोगों ने मिलकर बैरिंगटन को घेर लिया। जैसे तैसे करके अपना जान बचाकर एंडरसन के पास पहुंचकर उनको सब कुछ बोल दिया। उसी वक्त 2000 लोग हाथ में लाठी लिए वहां पर पहुंचा। एंडरसन ने उन लोगों को धमकाया और वहां से जाने के लिए बोला। तभी किसान ने शिविर पर पत्थर फेंकना शुरू किया। तभी एंडरसन ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में अनऑफिशियली 140 किसान मारे गए थे और 150 किसान घायल हुए और ऑफिशियली 15 किसान मारे गए और 37 जख्मी हुए। इस गोलीबारी के बाद भी अकलू शेख के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार करके पनिशमेंट दिया गया था। जयंतिया विद्रोह 1835 में जयंतिया राज्य राजेंद्र सिंह के हाथ से ब्रिटिश के हाथ में गया। ब्रिटिश के दादागिरी से जयंतिया लोग काफ़ी नाखुश थे। ब्रिटिश प्रशासन जयंतिया लोगों पर खुले में मछली पकड़ना, लकड़ी काटना आदि पर प्रतिबंध लगाया था। उन लोग धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप किया करते थे और हथियार रखने के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। इन सब कारणों से जयंतिया लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आरंभ किया। तुरंत जयंतीपुर, मुलागोल, जाफलोंग, छेरा आदि जगह से भी वहाँ के लोगों ने विद्रोह आरंभ किया। इस विद्रोह को लीड किया था उनक्यांग नवाब ने। जुआई नाम से एक जगह का नाम था। वहाँ पर सारे विद्रोही एकजुट होकर जयंतिया पहाड़ से ब्रिटिश को हटाकर फिर से जयंतिया का शासन बनाना चाहते थे। जयंतिया ने 1862 के 17 जनवरी को जुआई में रहने वाले एक ब्रिटिश कैंप पे अचानक हमला किया। जुआई सेरापुंजी जाने वाले रास्ते को भी ऑलरेडी जयंतिया लोग रोक चुके थे। ब्रिटिश के पुलिस मिलिट्री ने जवाबी हमला किया। जयंतिया और पुलिस मिलिट्री के बीच भयानक लड़ाई हुई थी और लगातार हुए पुलिस मिलिट्री के हमले से आखिरकार जयंतिया लोगों को सरेंडर करना पड़ा। उनके नवाब को पकड़कर फांसी दिया गया और आखिरकार 1863 को जयंतिया विद्रोह खत्म हुआ। उत्तर कचार विद्रोह 1881-82 के बीच ब्रिटिश के खिलाफ शंभुधन फंगलोचार के नेतृत्व में उत्तर कचार विद्रोह लड़ा गया। इस विद्रोह का मूल स्थल था माईबंग। ब्रिटिश ने आगामी नागा जनजाति के खिलाफ लड़ने के लिए 100 लोगों का एक कुकी फौज बनाया था और उसके ऊपर एक ब्रिटिश ऑफिसर रखा था। इस बात को लेकर शंभुधन काफ़ी नाखुश थे। विद्रोहियों ने ब्रिटिश के बनाया हुआ घर पे आग लगा दिया और 2 ब्रिटिश भाई और एक पुलिस की हत्या की और माईबंग में अचानक हमला किया। ब्रिटिश ने भी जवाबी कार्रवाई किया तो काफ़ी सारे विद्रोही मारे गए, लेकिन शंभुधन फंगलोचार का क्या हुआ उसका कोई जानकारी नहीं मिला। नागा जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासन नागा जनजाति के लोग भी पसंद नहीं करते थे। नागा जनजाति के लोग 1878 में ब्रिटिश अधिकारी जमंटक को हत्या किया। कोहिमा के लोग भी इस विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन कर्नल जॉनस्टोन ने इस विद्रोह को नाकाम किया। मणिपुरी विद्रोह मणिपुर राज्य असम प्रशासन के बाहर था। मणिपुर के राजपाट को पाने के लिए 1890 को
राजपरिवार के लोगों के बीच अंतर्युद्ध चल रहा था। तभी ब्रिटिश को मौका मिला मणिपुर पर कब्जा करने के लिए। ब्रिटिश के हस्तक्षेप का फायदा उठा के कुलचंद्र ने चूरचंद्र का तख्ता पलट किया। सूर्यचंद्र ने ब्रिटिश का सहायता मांगा, फिर भी ब्रिटिश ने कुलचंद्र को ही राजा का दर्जा दिया। लेकिन गोपनीय तरीके से मणिपुर के टिकेंद्रजीत ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का षड्यंत्र रच रहे थे। तभी ब्रिटिश ने कुलचंद्र को टिकेंद्रजीत को देश से बाहर निकालने का प्रेशर दिया, लेकिन कुलचंद्र ने इस बात को इग्नोर किया। तभी ब्रिटिश के चीफ कमिश्नर J.W. क्विंटन और 4 ब्रिटिश अधिकारी टिकेंद्रजीत को पकड़ने आया था। तभी विद्रोही मणिपुरी लोगों ने J.W. क्विंटन और उसके साथ आए 4 अधिकारी को मार डाला था। तभी ब्रिटिश ने एक शक्तिशाली सेना मणिपुर में भेजा और टिकेंद्रजीत को पकड़ लिया। कुछ दिन बाद टिकेंद्रजीत को फांसी दे दिया गया और नाबालक सूर्यचंद्र को ब्रिटिश के द्वारा राजा बनाया गया और कुलचंद्र को हटा दिया गया। इसी प्रकार ब्रिटिश मणिपुर पे कब्जा किया था। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।